नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज चल रही है और आज हम मुद्रा और मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छे से देखें और निश्चित रूप से एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मुद्रा और मुद्रास्फीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेते हैं पहला प्रश्न। मुद्रा क्या है? याद रखना है, विनिमय का सर्वमान्य माध्यम जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि मुद्रा का तात्पर्य नोट और सिक्कों से न होकर उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। तो बहुत सारी चीजों को हम भुगतान के रूप में प्रयोग करते हैं, वे सभी मुद्रा की श्रेणी में आती है। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। आहत या पंचमार्क सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह व्यापारिक संघों तथा राज्य द्वारा जारी किए जाते थे। तो प्राचीन काल में विभिन्न जो व्यापारिक संघ थे उनके द्वारा अपनी मुद्रा जारी की जाती थी। इसके अलावा राज्य भी मुद्रा जारी करते थे। तो ये आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते थे उस समय। शेरशाह द्वारा जारी 178 ग्रेन के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, रुपया शब्द शेरशाह द्वारा ही दिया गया था मुद्रा के संदर्भ में। नेक्स्ट है, आधुनिक रुपये का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है शेरशाह के रुपये को आधुनिक रुपये का जनक। औपनिवेशिक काल में 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों में किसका चित्र होता था? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ब्रिटेन की महारानी का चित्र होता था। तो औपनिवेशिक काल के जो आप सिक्के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका चित्र अंकित होता था। नेक्स्ट है, भारतीय सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ का चिन्ह अंकित किया जाने लगा? तो भारत के सिक्के पे हम अशोक स्तंभ का चिन्ह देखते हैं, वह 15 अगस्त 1950 से अंकित किया जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? यह की गई थी 1957 ईस्वी में और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है और आप सभी को पता भी होगा। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत प्रथम बार कब की गई? यह की गई 1862 में, कागजी मुद्रा की शुरुआत। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रचलित मुद्रा किस प्रणाली पर आधारित है? तो अभी जो मुद्रा का प्रचलन का जो प्रणाली है वह फिएट मुद्रा प्रणाली पर आधारित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी प्रश्न ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कानूनी रूप से वैध घोषित मुद्रा जिसका अपना मूलभूत महत्व नहीं होता है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फिएट मुद्रा। भारत में सिक्कों, तमगों आदि के उत्पादन हेतु किन स्थानों पर टकसाल है? तो आपको टकसाल के जो प्लेस हैं जहां पे वे स्थित हैं उनको भी आपको याद रखना है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जहां पर सिक्कों का उत्पादन, तमगों का उत्पादन होता है, मेडल पदक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय सिक्के किसके बने होते हैं? तो अभी जो सिक्के चल रहे हैं वह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, क्यूप्रोनिकल तथा एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के बने होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारी जो प्रश्नों की मास्टर वीडियो की सीरीज है उसको नोट्स के रूप में भी आप अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वहां पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में नोट निर्गमन हेतु छापा खाना कहां पर है? नासिक, देवास और होशंगाबाद, ये सब नोट निर्गमन के लिए छापा खाना है। तो ये स्थान भी आपको याद रखना है। भारत में आधुनिक करेंसी प्रेस कहां स्थापित किए गए हैं? यह कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सालबनी में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? यह गांधीनगर यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। कोई इकाई मुद्रा जितनी मात्रा में किसी वस्तु का क्रय कर सकती है उस मात्रा को क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपको ध्यान रखना है और इस प्रश्न को समझना भी है। यानी कि कोई इकाई मुद्रा जितनी मात्रा में किसी वस्तु का क्रय कर सकती है उस मात्रा को क्या कहा जाता है, तो यह उस मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। यानी उस मुद्रा में कितनी क्षमता है कि वह कितनी मात्रा में वस्तुओं को क्रय कर सकती है। नेक्स्ट, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यहां पर क्या क्या छपाई होती है वह भी आप एक नजर डाल लें। तो नासिक में जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है वहां पर डाक टिकट, डाक सामग्री, स्टैंप, बैंक चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, सरकारी प्रतिभूति इत्यादि की प्रिंटिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो यहां पर जो दक्षिण भारत का जो डाक लेखन संबंधी मांग है उसको पूरा करने के लिए यहां पर छपाई की जाती है। नेक्स्ट, तीसरा है करेंसी नोट प्रेस। तो यह है नासिक में। तो नासिक जैसा कि प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी पता होगा कि यहां पर नोटों की छपाई होती है। तो यहां पर 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 के बैंक नोट का मुद्रण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है देवास में जो कि मध्य प्रदेश में है। यहां पे बैंक नोट प्रेस है। तो यहां पर 20, 50, 100 तथा 500 के नोट की छपाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में है। तो यहां पर बैंक और करेंसी नोट का जो कागज होता है स्पेशल, उसका उत्पादन यहां पर होता है होशंगाबाद में। तो ये सारे प्लेस आपको याद रखने हैं और यहां पर क्या काम होता है यह भी आपको याद रखना है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भाग में, संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार। अगला प्रश्न है किस मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो यह है वैधानिक मुद्रा, यानी रुपया सर्वमान्य रूप से भारत में लेन देन के लिए प्रचलित है और कानून इसको मान्यता देता है। तो यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मुद्रा के भुगतान को किसी खास शहर के किसी खास शाखा में भी भुनाया जा सकता है। तो यह है डिमांड ड्राफ्ट। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह बैंकर द्वारा जारी किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट को, आप सभी को पता ही है। किसका प्रयोग एक ही शहर में होने वाले लेन देन हेतु किया जाता है। तो यह है बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर। तो इसका एक ही शहर में जब लेन देन होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप पटना में हैं तो पटना में यदि लेन देन करना हो तो बैंकर्स चेक का प्रयोग कर सकते हैं, पे ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा यानी कि चीप करेंसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। J.M. कीन्स द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। जब सरकार द्वारा किसी बॉन्ड को उसकी परिपक्वता अवधि के पूर्व वापस खरीद लिया जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में प्रवाहित धन को क्या कहा जाता है। तो सरकार जब बॉन्ड खरीदती है तो बॉन्ड के बदले में रुपया देती है बैंकों को। तो बैंक के माध्यम से जो रुपया है वह अर्थव्यवस्था में आता है, बाजार में आता है। तो इस प्रकार से जो रुपया आता है, प्रवाहित धन जो होता है बाजार में, उसे क्या कहा जाता है। तो यह कहलाती है सस्ती मुद्रा यानी कि चीप करेंसी। नेक्स्ट है सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करने से जिस मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यह है महंगी मुद्रा यानी कि डियर करेंसी। तो यहां पर सरकार बॉन्ड जारी कर रही है। तो बॉन्ड जारी कर रही है यानी कि वह बाजार से बॉन्ड को क्रय कर रही है और बाजार में जो रुपया है उसको ले रही है। तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह सरकार के कोष में होता है और इसे महंगी मुद्रा कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार से सरकार बाजार में जो मुद्रा है उसकी कमी करने की कोशिश कर रही है और इस क्रम में वह मुद्रा को अपने पास अपने कोष में संचित कर रही है। तो इसे महंगी मुद्रा कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महंगी मुद्रा क्या प्रदर्शित करता है। सरकार के पास धन की कमी को प्रदर्शित करता है महंगी मुद्रा। अगला प्रश्न है जब किसी मुद्रा के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए तो उसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है मुद्रा भ्रम। ऐसी मौद्रिक नीति जिसके तहत उद्योग, व्यवसाय व उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराई जाती है तो क्या कहलाती है। इसे कहा जाता है सस्ती मुद्रा नीति यानी कि चीप मनी पॉलिसी। आपको ध्यान रखना है।
सस्ती मुद्रा नीति का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो किस संदर्भ में? उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु। तो सस्ती मुद्रा नीति के तहत बहुत ही कम सस्ते ब्याज दर पर लोन दिया जाता है ताकि जो उद्योग हैं, जो व्यापार हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। तो यह ध्यान रखना है। सस्ती मुद्रा नीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। वो इंपॉर्टेंट है। जब लोगों के पास पैसा आएगा बैंक के माध्यम से, लोन के माध्यम से, तो उससे क्या होगा कि बाजार में महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है। सस्ती मुद्रा नीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान देना है, समझना है। महंगी मुद्रा नीति का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो यह किस लिए किया जाता है? तो साख संकुचन हेतु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको ध्यान रखना है। महंगी मुद्रा नीति द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। यानी कि बाजार में बहुत सारी अगर मुद्रा हो गई है तो मुद्रा को हमें कमी लाना है। तो कमी लाएंगे तभी तो महंगाई को नियंत्रण कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो सरकार बॉन्ड जारी करके जो बाजार में अतिरिक्त मुद्रा है तो उस मुद्रा को अपने पास, अपने कोष में जमा करती है। तो इससे इस नीति को हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, महंगी मुद्रा नीति का उपयोग सामान्यतः साख संकुचन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, महंगी मुद्रा नीति के तहत क्या कदम उठाया जाता है? तो ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग लोन कम लेंगे। तो यह एक पॉलिसी है महंगी मुद्रा नीति की। वह मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? तो यह जो प्रतीक चिन्ह है इसे अपनाया गया तो वर्ष 2010 में, और इसे बनाया था मुंबई के छात्र डी उदय कुमार ने। और ये आईआईटी के छात्र थे मुंबई के, जिनके द्वारा यह डिजाइन दिया गया था। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह में आर में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें देवनागरी के र और रोमन लिपि के आर का प्रयोग किया गया है। भारतीय रुपए के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें। मांग मुद्रा बाजार को क्या कहा जाता है? अंतर बैंक ऋण मुद्रा बाजार। नेक्स्ट है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन कराना क्या कहलाता है? यह कहलाता है विमुद्रीकरण। तो इससे आप सभी लोग परिचित हो गए। अभी हाल ही में डीमोनेटाइजेशन सरकार द्वारा किया गया था और बहुत चर्चा में रहा था। तो जितनी भी पुरानी मुद्रा इसमें होती है तो उसमें मुद्रा को बंद करते हुए, जैसे कि 500 और 1000 की जो मुद्रा थी उसे बंद करके सरकार द्वारा नई मुद्रा चलाई गई थी अभी हाल में। तो यह विमुद्रीकरण की प्रक्रिया थी। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946 में। 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा कितने मूल्य के ऊपर के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था? तो जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 1000 और इससे ऊपर के जो भी नोट थे उनको प्रचलन से बाहर कर दिया, यानी कि डीमोनेटाइजेशन वहां पर भी लागू हुआ। 8 नवंबर 2016 को कितने मूल्य के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया? तो अभी हाल में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें 500 और 1000 के जो नोट थे उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया। विमुद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? एक प्रमुख उद्देश्य होता है जाली नोटों की समस्या को दूर करना तथा काले धन की समाप्ति। ये उद्देश्य आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा के प्रकार के बारे में। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेखा मुद्रा, यानी कि अकाउंटिंग मनी। जिस मुद्रा का प्रयोग लेन देन, मूल्य और कर्ज की मात्रा को व्यक्त करने में होता है उसे लेखा मुद्रा कहते हैं। वास्तविक मुद्रा यानी कि रियल मनी। तो रियल मनी किसे कहा जाता है? वास्तविक रूप में प्रचलित यानी कि दैनिक मुद्रा। जैसे कि रुपया हमारी वास्तविक रूप में प्रचलित दैनिक मुद्रा है और उसी में हम सभी काम करते हैं, तो यह हमारी रियल मनी है, वास्तविक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा की बात करते हैं। वह मुद्रा जो कानूनी आधार पर चलन में है और जिसे स्वीकारने हेतु प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। तो लीगल टेंडर यानी कि वैधानिक मुद्रा हमारे भारत में रुपया है और इसे आपको ध्यान रखना है। सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन मनी के बारे में बात करते हैं। मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे कि वर्तमान में जो भी प्रचलित सिक्के हैं उस पे जो अंकित है, मान लेते हैं कोई सिक्का है 10 रुपया का और उस पे 10 रुपया लिखा हुआ है,
लेकिन उसका धात्विक मूल्य यानी कि यदि वह तांबे का है, यदि वह स्टील का है, चांदी का है या कुछ भी धातु का है, तो जो उस धातु का मूल्य है उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो यह सांकेतिक मुद्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है मानक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी। तो जब सिक्के का वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर हो तो वह मानक मुद्रा कहलाती है। जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के, तो सोने के सिक्के यदि आप खरीदते हैं तो एक प्रकार से आप स्टैंडर्ड मनी को ले रहे हैं, यानी कि मानक मुद्रा को ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऐच्छिक मुद्रा की बात करते हैं, ऑप्शनल मनी की, वह मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकारना अथवा अस्वीकारना भुगतान प्राप्त की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, इसे साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा। विभिन्न वित्तीय संस्थान, बैंक, कंपनी द्वारा जारी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसका हम लोग आजकल बहुत उपयोग करते हैं, ये सभी प्लास्टिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। नजदीकी मुद्रा नियर मनी, जिस संपत्ति को आसानी से एवं शीघ्रता से मुद्रा में बदला जा सकता है वह नियर मनी कहलाती है। जैसे कि सोना, सोना ऐसी मनी है जिसको आप तुरंत ही बेचकर कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो सोना चांदी नजदीकी मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है न्यास मुद्रा, वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के विश्वास पर आधारित होती है, जैसे कि चेक, तो ये सब न्यास मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट कौशन मुद्रा, किसी संविदा दायित्व को पूरा करने हेतु जमानत के तौर पर मांगी गई राशि को कौशन मनी कहा जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो ठेके होते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें जमानत राशि भी ली जाती है, यानी कि कौशन मनी भी ली जाती है। तो इस प्रकार की जब ठेके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वापस कर दिया जाता है, तो ऐसी मुद्रा को हम कौशन मनी या कौशन मुद्रा कह सकते हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति कम और मांग ज्यादा होती है वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, तो डॉलर की देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है लेकिन उतनी आपूर्ति नहीं है, तो इस प्रकार यह एक हार्ड करेंसी की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट सुलभ मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा और मांग कम होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं, यानी कि यह जस्ट हार्ड करेंसी का उल्टा है। जैसे भारतीय रुपया, तो भारतीय रुपया की आपूर्ति ज्यादा है लेकिन मांग इसकी कम है। गर्म मुद्रा की बात करते हैं, हॉट करेंसी की, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि मुद्रा को जिस स्थान पर लाभ मिले, जहां पर लाभ मिलने की संभावना है वहां पर वह चली जाती है। तो शेयर बाजार में आप आए दिन सुनते हैं उतार चढ़ाव आता है, तो उतार चढ़ाव वास्तव में जो निवेशक होते हैं अपना पैसा निकालते हैं, लगाते हैं, तो उसी के कारण यह होता है। तो एक प्रकार से शेयर बाजार में जो विदेशी मुद्रा लगी होती है वह हॉट करेंसी कहलाती है। तो ये सभी मुद्रा के प्रकार है, आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी से प्रश्न बनते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, आंतरिक मुद्रा इंटरनल करेंसी, निजी क्षेत्रों संस्थाओं द्वारा आपस में ऋण के भुगतान हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रा। बाह्य मुद्रा यानी कि एक्सटर्नल मनी, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सृजित मुद्रा। नेक्स्ट है वह स्थिति जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, क्या कहलाता है? यह मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट मुद्रास्फीति प्रायः होती है, तो मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित होती है और परिस्थिति जन्य होती है। तो आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति दो प्रकार के हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जिसमें चालू कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। तो बाजार में जब वस्तु की मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक हो तो उस वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उस सेवा में वृद्धि हो जाती है। तो यह मांग प्रेरित यानी कि बाजार में डिमांड बहुत हो रही है, तो इस प्रकार से जो मुद्रास्फीति होती है वह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। अब बात करते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लागत में वृद्धि हो जाने के कारण, यानी कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कच्चा माल लगता है उस कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उसी अनुपात में जो प्रोडक्शन करने वाला है वह फाइनल गुड्स का
जो प्राइस होता है उसमें भी वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से जो वृद्धि होती है वह लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यह आपको याद रखना है। दोनों लागत में वृद्धि हो जाने के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय क्या है? बढ़ती हुई कीमतें, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति तथा मुद्रा के मूल्य के बीच पाया जाता है विपरीत संबंध, यानी कि मुद्रास्फीति और जो मुद्रा का मूल्य होता है इनके बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। बजट के घाटे को पूरा करने हेतु हीनार्थ प्रबंधन के तहत नए नोटों को छापे जाने से होने वाले मुद्रा प्रसार के कारण हुई स्फीति क्या कहलाती है? तो अब घाटा को पूरा करने के लिए नए नोट आप छापेंगे तो इसके कारण स्फीति हो जाती है। तो इस स्फीति को कहा जाता है बजटीय स्फीति या हीनार्थ प्रेरित स्फीति। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता? यह है खुली मुद्रा स्फीति, जबकि दबी मुद्रा स्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जाता है। मुद्रा स्फीति से आयात तथा निर्यात पर क्या प्रभाव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें। आयात में वृद्धि हो जाती है और निर्यात में कमी आती है, जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति क्या कहलाती है? यदि कोई देश भारी मात्रा में मुद्रा को छापती है, जारी करती है, तो उससे जो उत्पन्न स्फीति होती है उसे चलन स्फीति कहा जाता है। मुद्रा स्फीति बढ़ने पर औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव होता है? औद्योगिक विकास वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में आर्थिक विषमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विषमता बढ़ती है मुद्रास्फीति की स्थिति में। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की स्थिति में सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है? तो इस स्थिति में ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है, लोन लेता है, तो कुछ दिन बाद उसे चुकाता है, लेकिन पता चला कि मुद्रा की जो वैल्यू है कम हो गई है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को लाभ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रास्फीति के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव के बारे में। तो इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले हम हानि की बात करते हैं कि मुद्रास्फीति में हानि किसे होती है। तो उपभोक्ता, ऋणदाता जो ऋण देता है, स्थिर आय समूह जिनकी आय स्थिर है उनको हानि होती है, पेंशन भोगी वर्ग इनको भी हानि होती है। जबकि लाभ की बात करें तो मुद्रास्फीति के स्थिति में उत्पादक को लाभ होता है, ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है, जो ऋण लेता है उसे लाभ होता है, परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है और व्यापारी वर्ग को लाभ होता है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 3% या इससे कम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे मुद्रास्फीति चल रही है, रेंग रही है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये सभी आपको याद रखने हैं। विकासशील देशों में किस प्रकार की मुद्रास्फीति को वांछित माना जाता है जो आर्थिक कार्यों को प्रेरित करती है? तो मुद्रास्फीति देखा जाए तो हानिकारक नहीं होती है, अगर वह नियंत्रित रहे तो वह लाभकारी होती है। और विकासशील देशों के संदर्भ में यहाँ कहा जा रहा है, तो यह रेंगती मुद्रास्फीति विकासशील देशों के संदर्भ में वांछित यानी कि जरूरी माना गया है। मुद्रास्फीति की कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था हेतु हानिकारक मानी जाती है? अनियंत्रित मुद्रास्फीति, यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक मानी जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु अल्प मुद्रा स्थिति अच्छी मानी जाती है और इससे उत्पादन की प्रेरणा मिलती है और रोजगार का विस्तार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे अति स्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। अति स्फीति की चर्चा सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो फिलिप केगन द्वारा सबसे पहले अति स्फीति की चर्चा की गई। जब मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दोनों ही उच्च अवस्था में पहुंच जाती है तो क्या कहलाती है? इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रास्फीति का मापन सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति दर
तथा मुद्रा मूल्य में क्या संबंध होता है? यहाँ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में मुद्रास्फीति की दर किस आधार पर मापी जाती है? भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक जीवन निर्वाह लागत जैसी सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर मापी जाती है। इसी से मापा जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, कितना मजदूरी में वृद्धि की जाए, कितना कर्मचारियों के डीए इत्यादि में वृद्धि की जाए। अब बात करते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति के बारे में। तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है और यह 3% या इससे कम होती है तो रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। चलती हुई मुद्रास्फीति 3% से 10% के बीच होती है, चलती हुई। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10% से 20% के बीच होती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी कि ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, यह 20% से ज्यादा होती है। और बात करते हैं अतिस्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। तो 3 अंकों से ज्यादा की स्फीति अतिस्फीति कहलाती है, जो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को ध्यान रखना है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? यह है थोक मूल्य सूचकांक, सबसे प्रचलित माप। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है और सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो यह भी ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखा जाए तो सामान्यतः ऐसे ही पूछे जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। सीएसओ द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यह किया गया था वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो हमने देखा अभी सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ पर वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेवा मूल्य सूचकांक के निर्माण हेतु औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये हैं प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आधार वर्ष के बारे में। सीधे सीधे एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो यह है वर्ष 2011-12। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी औद्योगिक कर्मचारी के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2016 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और नगरीय के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2012। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे अधिक वेटेज किसे दिया जाता है? तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा वेटेज विनिर्मित उत्पाद को दिया जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जिसे बोला जाता है, यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होता है। औद्योगिक कर्मचारी हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह है श्रम ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट है रेजिडेक्स सूचकांक का संबंध किससे है? भूमि की कीमत से। रेजिडेक्स का संबंध जो जमीन की कीमत है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं फिलिप्स वक्र किससे व्यक्त करता है? यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को व्यक्त करता है। डायरेक्ट सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे कि फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है, तो इसलिए यह सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में किस एक क्षेत्र को अधिक भार दिया जाता है? यह है विनिर्मित पदार्थ। तो वेटेज सबसे ज्यादा विनिर्मित पदार्थ को दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तु तथा सेवा की कीमत कम होने लगती है तो क्या कहलाती है? इस स्थिति को मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति, डिफ्लेशन या विस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था किसे कहा जाता है? मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति को। मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं वह स्थिति जब विकास दर में, आर्थिक विकास दर में गिरावट आती है तथा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है, क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है वे सभी क्रियाएं जो मुद्रास्फीति को रोकने हेतु उठाई जाती है किसके तहत आती है?
तो यह आती है मुद्रा अपस्फीति के तहत। नेक्स्ट, वह सब क्रियाएं जो मुद्रास्फीति को रोकने हेतु उठाई जाती है किसके तहत आती है? यह मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन के तहत आती है। दोनों में अंतर भी हम देख लेते हैं। मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा अपस्फीति में, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत सामान्य करने हेतु उठाया गया कदम होता है। मुद्रा अपस्फीति में आर्थिक स्थिति को हानि होती है और यह स्वयं उत्पन्न होती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उठाया जाता है और यह नीति के अनुसार उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण उत्पादन में कमी और बेरोजगारी में लगातार वृद्धि होने लगे तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे मंदी कहा जाता है। 1929 की महान मंदी में एकमात्र देश कौन सा था जो प्रभावित नहीं हुआ? यह है सोवियत रूस, जो 1929 की मंदी से प्रभावित नहीं हुआ। 1929 की महान मंदी से बाहर निकलने हेतु जॉन मेनार्ड किन्स के उपायों को क्या कहा जाता है? किन्सियन पंप प्राइमिंग। भारत में भविष्य निधि क्या है? तो यह एक संविदा आधारित बचत है। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के श्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारित होता है। यह संबंधित देश द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की मांग तथा संबंधित देश की सरकार की स्थिरता द्वारा। अब बात करते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाना क्या कहलाता है? इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अवमूल्यन द्वारा किया जाता है, तो अवमूल्यन द्वारा मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है। भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन कब किया गया? यह किया गया था वर्ष 1991-92 में। तो आप रुपये का अवमूल्यन भी याद रखें। प्रथम अवमूल्यन इसका 1949 में जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ, दूसरा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ, तीसरा अवमूल्यन 1991 में सीवी चंद्रशेखर के समय हुआ। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? संबंधित देश में निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी आती है मुद्रा के अवमूल्यन से। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो निर्यात होता है वह बढ़ जाता है और जबकि आयात में कमी आती है अवमूल्यन की स्थिति में। अवमूल्यन के कारण निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन। और अधिमूल्यन का प्रभाव अवमूल्यन के जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता से क्या अर्थ है? तो मुद्रा का वह गुण जिसके माध्यम से मुद्रा को कीमत के अन्य तरल माध्यम में परिवर्तित किया जा सके उसे मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? सरकार को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित करने की अनुमति। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। टारपोर समिति का संबंध किससे है? यह मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है। टारपोर समिति भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने की दिशा में पहला कदम कब उठाया गया? यह उठाया गया 1992-93 में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था को अपनाकर। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? यह बनाया गया था 1994 में। नेक्स्ट है, मुद्रा गुणक से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है। किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ना ताकि मांग एवं पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। स्वर्णमान
यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड से क्या तात्पर्य है? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में यानी कि सोने में मापा जाता है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्ण मान कहा जाता है और वर्तमान में किसी देश में स्वर्ण मान का प्रचलन नहीं है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है? यह है मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीयता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुद्रा की तरलता में यह याद रखना है। मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षति के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाता है तो इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मुद्रा की तरलता। वर्तमान में किस देश की मुद्रा की परिवर्तनीयता सबसे ज्यादा है? यह है अमेरिकी डॉलर, जो विश्व में कहीं भी आसानी से उपलब्ध है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेते हैं अगला प्रश्न, किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो उस देश में जो सभी प्रकार की मुद्रा हैं उनके कुल योग को मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो M1 मुद्रा यानी कि लोगों के पास मुद्रा और सिक्के प्लस बैंक में नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, यह M1 मुद्रा कहलाती है। M2 मुद्रा को देखते हैं तो M1 प्लस डाकघर में मांग जमा यानी कि जो भी डिमांड डिपॉजिट डाकघर में जमा है उसके अलावा जो भी M1 है उसको ऐड कर देंगे तो यह M2 मुद्रा हो जाएगी। M3 मुद्रा की बात करते हैं तो M1 प्लस बैंक के पास सावधि जमा यानी कि FD जो कि फिक्स डिपॉजिट है वे सभी M3 में आते हैं। M4 मुद्रा में M3 प्लस डाकघर की कुल जमाएं यानी कि मांग और सावधि जमा। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले। नेक्स्ट है M1 से M3 की ओर जाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरलता में यहाँ कमी आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो वैधानिक मुद्रा है जैसे कि रुपया, सिक्का, ये सब क्या है, ये बहुत ही तरल है। लेकिन डाकघर में जो आपके पैसे जमा है, जो फिक्स डिपॉजिट है, यह उतना तरल नहीं है तो ये मुद्रा है लेकिन आप इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी प्राप्त कर लो, एक समय के अनुसार जब वह समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तरलता में कमी आ जाती है यदि हम M1 मुद्रा से M3 की ओर जाते हैं। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो M1 सबसे तरल मुद्रा है। सबसे कम तरल मुद्रा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, M4 सबसे कम तरल मुद्रा है। किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है लेकिन इसमें पोस्ट ऑफिस की कोई भी जमा शामिल नहीं है। तो M3 में हमने देखा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो FD होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः मुद्रा की पूर्ति के रूप में किसे स्वीकार किया है? तो यह है M3, मुद्रा की पूर्ति के रूप में M3 स्वीकार किया गया है। अर्थशास्त्री मुद्रा के प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार करते हैं? या M3 को स्वीकार करते हैं। जो भी अर्थशास्त्री है वे मुद्रा के जो प्रकार हैं उसमें M3 को यह प्रतीक के रूप में मानते हैं, स्वीकारते हैं। तो ये थे हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि विभिन्न विषय के जो हमारे इस तरह के नोट्स हैं वह उपलब्ध हैं, आप चाहें तो ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हैं। तो आने वाले जो BPSC के एग्जाम है, CDPO, बिहार दरोगा या रेलवे, SSC, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए, एक दिवसीय परीक्षा के लिए ये हमारे नोट्स उपयोगी हैं। इसके अलावा 66वीं मुख्य परीक्षा की जो नोट्स थी वह बहुत ही अच्छी रही, सफल रही, बहुत लोगों को उनको लाभ भी हुआ। तो 66वीं मुख्य परीक्षा के सफल नोट्स के बाद अपडेटेड नोट्स जो अभी बिहार इकोनॉमिक सर्वे और जो बिहार बजट वगैरह आया है, इसके अलावा केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे जो आया है संघीय सरकार का, तो उससे अपडेटेड करते हुए आने वाले जो 67 BPSC है और जो CDPO के मुख्य परीक्षा के एग्जाम है उसके नोट्स भी आ चुके हैं। तो जिनका भी ऑडिट वगैरह का एग्जाम है वो चाहे तो ले सकते हैं। और ये नोट्स ऐसा है कि आपको BPSC और जो CDPO है उसमें भी आप इसमें उपयोग में ले सकते हैं। तो सैंपल देखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अपडेटेड नोट्स हैं और टू द पॉइंट नोट्स हैं जिसे कि आप देखकर स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि नोट्स की क्वालिटी और गुणवत्ता कैसी है। तो एक बार सैंपल अवश्य देखें और निर्णय लें,
लेना न लेना वो तो बात की बात है, सबसे पहले आप नोट्स की क्वालिटी जरूर देखें। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक